हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि जानते हैं हम लोग इससे पहले के क्लास में परिवहन और संचार टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे। इसके तहत हम लोगों ने इसके बहुत से आयाम का अध्ययन कर लिया था और हम अब पहुंच चुके थे परिवहन के उस मुकाम पर जहां हमें अध्ययन करना था पाइपलाइन परिवहन का। तो आज का जो हम लोगों का क्लास है यह मुख्य रूप से केंद्रित है पाइपलाइन परिवहन पर। आप सभी जानते हैं कि पाइपलाइन परिवहन वर्तमान परिदृश्य में यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, खासतौर से विभिन्न प्रांतों के 10वीं और 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम से संबंधित पॉइंट को लेकर। तो आज हम लोग पाइपलाइन परिवहन के अंतर्गत इसके परिभाषा और विश्व तथा भारत के स्तर पर जो कुछ प्रमुख पाइपलाइन मार्ग बनाए गए हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे और इससे संबंधित अर्थात पाइपलाइन परिवहन से संबंधित प्रश्न के रूप में जो पूछा जाता है, जहां हम लोग लाभ और इसके हानि के बारे में जानते हैं, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि पाइपलाइन परिवहन क्या है। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि परिवहन के जितने सारे साधन थे, जिसमें हम लोगों ने पूर्व में बहुत का अवलोकन कर लिया है, कुछ वैसे हमारे व्यूअर्स जो इसको पहली बार हमारे इस चैनल को या हमारे वीडियो को व्यू कर रहे हैं, तो वो पूर्व में जाकर अर्थात चैनल को सब्सक्राइब कर और प्ले लिस्ट से आप बहुत से वीडियो डाले गए हैं उसका अवलोकन करें और उससे अपनी जानकारी को आगे बढ़ाएं। यहां हम लोग केंद्रित हैं पाइपलाइन परिवहन पर। तो पाइपलाइन परिवहन की परिभाषा से जुड़े बिंदु में हम लोग आइए देखते हैं, क्योंकि प्रश्न के रूप में पूछ दिया जाता है सीधे 2 नंबर वाले प्रश्न में कि पाइपलाइन परिवहन क्या है अथवा पाइपलाइन परिवहन से आप क्या समझते हैं। तो आइए देखते हैं इसके परिभाषा को कि पाइपलाइन परिवहन का परिभाषा क्या है। आप यहां से देख सकते हैं कि ये पाइपलाइन परिवहन, और इसमें यदि हम जोड़ दें प्रश्न कि पाइपलाइन परिवहन क्या है, तो आपके सामने जो लिखा हुआ ये आंसर है, ये आपका आंसर बन जाएगा और इसे आप नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए क्या होगा परिभाषा कि पाइपलाइन परिवहन अर्थात यह परिवहन का नवीनतम एवं विकसित साधन है जिसके तहत धरातल पर या भूमि के नीचे अर्थात धरातल के नीचे पाइप बिछाकर तरल पदार्थों का अथवा ठोस पदार्थों को भी तरल पदार्थ में परिवर्तित कर या बदलकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। अर्थात मान लीजिए कि यह एक स्थान है और यह दूसरा स्थान है, और इस स्थान से दूसरे स्थान तक खास तौर से तरल पदार्थों को यदि हमें पहुंचाना हो तो हम भूमि पर भी या भूमि के नीचे से पाइप बिछाकर जब इस स्टेशन से इस स्टेशन तक तरल पदार्थों को पहुंचाएंगे तो ये कौन सा परिवहन का साधन कहलाएगा? ये पाइपलाइन परिवहन कहलाएगा। तो ये किस प्रकार का साधन है? तो आप जान लीजिए कि ये आधुनिकतम साधन है परिवहन की। ये सबसे नवीन व्यवस्था है जिसके माध्यम से मुख्य रूप से तरल पदार्थों का परिवहन कराया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में तकनीक जो उच्च क्वालिटी की हो गई है, तो इसके माध्यम से आजकल बहुत से ठोस पदार्थों को भी, ठोस पदार्थ में क्या आ जाएगा, तो जैसे लोहा को पिघलाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक, चाहे वो खदान से लेकर जो उसके खान से लेकर जो वहां बहुत सारी जगह पर जहां इसका सामान बनता है वहां तक, उद्योग धंधों तक, या बहुत से माध्यमों से इसको पहुंचाया जाता है। तो ये लोहा, और ये लोहा कैसा होगा, तो द्रवित लोहा। कैसा होगा? द्रवित लोहा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाएगा। तो उदाहरण के रूप में देख लीजिए कि पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से किन किन चीजों का परिवहन किया जाता है। तो खनिज तेल, प्रारंभ तो यहीं से हुआ था, लेकिन बाद में बहुत से आयाम को इसमें जोड़ दिया गया। तो प्राकृतिक गैस, वर्तमान में दूध, पानी, आजकल तरलीकृत कोयला, द्रवित लोहा और अन्य भी जो कुछ ठोस पदार्थ हैं जिसे पिघलाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सुविधा होती है, तो इस मार्ग का अनुकरण किया जाता है। तो हम लोग यहाँ अभी
पाइपलाइन परिवहन से जुड़े परिभाषा के तथ्यात्मक पहलू को देखा। एक बार हम लोग फिर से इसको देख लें कि पाइपलाइन परिवहन क्या है। तो पाइपलाइन परिवहन का नवीनतम एवं विकसित साधन है जिसके तहत भूमि पर या भूमि के नीचे पाइप बिछाकर तरल पदार्थों का या ठोस पदार्थों को तरल पदार्थ में बदलकर आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन किया जाता है। अब रही बात, जो एक प्रश्न आ जाता है, आप लोगों के मन में भी ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये पाइपलाइन परिवहन जो है इसके माध्यम से परिवहन कैसे कराया जाता है। तो इस बात को देख लीजिए। पहले जब पाइपलाइन परिवहन की शुरुआत हुई तो लोहे के पाइप को बनाया जाता था जिसमें जंग लगने की संभावना भी हो जाती थी, जंग लग जाते थे, बहुत सी जगह से रिसाव शुरू हो जाता था। बाद में इसमें स्टील के पाइप बिछाए जाने लगे। वर्तमान समय में आप बहुत सारे जगहों पर अपने शहर में भी या अगल बगल जहां कहीं आ जा रहे होंगे तो आप देखेंगे कि इसमें प्लास्टिक का पाइप या फाइबर का भी पाइप जो है वो बिछाना शुरू कर दिया गया है। तो मुख्य रूप से जो इसमें इस्तेमाल होता है वो स्टील का पाइप होता है। स्टील के पाइप में उसमें बिटुमीन, ये प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाता है कि प्लास्टिक के पाइप में बिटुमीन का एक परत चढ़ाया जाता है और उसके बाद उस पर फाइबर ग्लास का लेप चढ़ाया जाता है ताकि ये जो पाइपलाइन बिछाई जाएगी ये जंग रोधी हो जाए। तो जंग रोधी बनाने के लिए जो पाइपलाइन या पाइप मार्ग बिछाए जाते हैं तो जो भी पाइप होता है उस पर बिटुमीन और फाइबर ग्लास का परत चढ़ाया जाता है और वह जंग रोधी बन जाता है जिससे वो काफी लंबे अरसे तक और टिकाऊ रूप में वो कार्य करता है। तो ये हमारे पाइपलाइन परिवहन से जुड़ी कुछ बातें हो गई। अब आइए हम लोग जानते हैं कि विश्व और भारत स्तर पर जो कुछ प्रमुख पाइपलाइन है वो कौन कौन से हैं जहां से 1 नंबर के बहुत सारे प्रश्न उठाए जाते हैं। तो आइए हम लोग पहले गिनाते हैं विश्व के कुछ प्रमुख पाइपलाइनों को। तो यहां देख लीजिए एक लिस्ट जारी की गई है जहां हम लोग विश्व के कुछ प्रमुख पाइपलाइन के बारे में आइए जानकारी हासिल करते हैं। विश्व स्तर पर जो सबसे प्रमुख पाइपलाइन है उसका नाम है बिग इंच पाइपलाइन। बिग इंच पाइपलाइन पूछा जाता है प्रश्न कि बिग इंच पाइपलाइन जो है उससे किस तरह के पदार्थों का परिवहन किया जाता है या बिग इंच पाइपलाइन जो है वो कहां स्थित है। तो आप जान लीजिए कि बिग इंच पाइपलाइन जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है और इसके माध्यम से पेट्रोलियम पदार्थों का परिवहन किया जाता है। तो यहां 2 प्रश्न आ गए आपके सामने कि बिग इंच पाइपलाइन, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत सारे बोर्ड में इसी जगह से ज्यादातर प्रश्न उठ के आए हैं कि बिग इंच पाइपलाइन का संबंध किससे है या बिग इंच पाइपलाइन किस देश में अवस्थित है। तो ये जान गए संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में अवस्थित है और इससे पेट्रोलियम पदार्थों का परिवहन किया जाता है। और डिटेल में जाना चाहें आप तो ये देख लीजिए संयुक्त राज्य अमेरिका में मैक्सिको की खाड़ी अवस्थित है, वहां से पूर्वी तटीय राज्यों में पेट्रोलियम पदार्थों का परिवहन इसके माध्यम से किया जाता है। एक अन्य और महत्वपूर्ण जो विश्व स्तर के पाइपलाइन मार्ग हैं वो है चैनल टनल। नाम क्या है इसका? चैनल टनल। तो चैनल टनल पाइपलाइन जो है ये कहां अवस्थित है? ये आपको यूरोप महादेश में अवस्थित है और पेरिस से लंदन के बीच, ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है तो आप इसे देख लीजिए। यूरोप महादेश में अवस्थित है, कहां से? पेरिस और लंदन के बीच। आप जानते हैं कि फ्रांस की राजधानी पेरिस और ब्रिटेन की राजधानी लंदन, तो कभी कभी टेढ़ा मेढ़ा करने के लिए इसको पूछ दिया जाता है कि इन 2 देशों के बीच। तो आप जान सकते हैं फ्रांस और ब्रिटेन, ये 2 देश हो गए, इसके बीच भी ये अवस्थित है। और इससे किस पदार्थ का? तो आप जान लीजिए पेट्रोलियम पदार्थ का परिवहन किया जाता है। तो दूसरे नंबर पर आ गया चैनल टनल। इसके अलावे भी कभी कभी और से प्रश्न पूछ दिए जाते हैं तो जिसमें नाम आता है, ये आपके लिए एक संकलन दिया गया है, एनब्रिज पाइपलाइन। ये यूएसए और कनाडा दोनों आसपास के देश हैं उत्तरी अमेरिका महादेश के। तो एनब्रिज पाइपलाइन यूएसए और कनाडा के बीच अवस्थित है। इसके बाद एक आता है लैगेल्ड गैस पाइपलाइन। नाम से क्लियर हो गया कि इसके माध्यम से किसका परिवहन किया जाता है? तो गैस का। तो लैगेल्ड गैस पाइपलाइन ये नॉर्वे और ब्रिटेन के बीच अवस्थित है। फिर है एक, ये भारत से जुड़ा हुआ आ गया, भारत ओमान गैस पाइपलाइन।
भारत और ओमान गैस पाइपलाइन, इसके माध्यम से किस चीज का परिवहन किया जाता है, तो गैस का। और एक रिसेंटली जो प्रस्तावित है यह गैस जो पाइपलाइन है वो है भारत ईरान और पाकिस्तान पाइपलाइन। भारत ईरान और पाकिस्तान पाइपलाइन है, ये प्रस्तावित है, ये बनाने के लिए से सोचा जा रहा है, कुछ हद तक इस पर काम शुरू भी कर दिया गया है। तो ये खाड़ी के देशों से भारत और पाकिस्तान के बीच जो कच्चे तेल है या अन्य गैसीय चीज है उनको परिवहन के लिए ऐसा मार्ग बनाया जा रहा है कि आसानी से सुविधाजनक तरीके से एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंच जाए। तो ये कुछ अभी हम लोग विश्व स्तर के पाइपलाइन मार्ग का अवलोकन कर रहे थे। अब आइए कुछ प्रमुख भारतीय पाइपलाइनों का जो है हम लोग इस पर एक बार नजर डालते हैं, इसका एक बार अवलोकन करते हैं। इसको हम लोग मानचित्र के माध्यम से भी जो कुछ प्रमुख है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए आपके सामने एक सूची जारी कर दी गई है पहले से, उस पर एक बार नजर दौड़ा लीजिए कि कौन कौन से पाइपलाइन है और उससे किस चीज का परिवहन किया जाता है, क्योंकि कई सारे तरह से प्रश्न यहां से उठाए जाते हैं, इसलिए ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आसानी से और शांति तरीके से इसको समझ लें और इसको जरूर नोट कर लें आप अपने पेन पेपर के माध्यम से, ताकि ये आपको रिवीजन करने में सुविधा होगी। और ज्यादातर प्रश्न यहां से उठते हैं, इसी को कभी कभी सब्जेक्टिव के रूप में डिस्क्रिप्शन करने के लिए भी कह दिया जाता है। तो यदि फैक्ट्स आपके सामने आ जाएगा तो आप किसी भी रूप में इसको लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको जानने का प्रयास कर लेते हैं। भारतीय पाइपलाइन जो कुछ मार्ग हैं, यहां जो सबसे महत्वपूर्ण है और ये सबसे पहला भी है, ये न सिर्फ भारत का बल्कि एशिया का ये सबसे पहला पाइपलाइन मार्ग है। ये कौन सा पाइपलाइन है, तो देख लीजिए, लिखा हुआ है नहरकटिया बरौनी पाइपलाइन। नहरकटिया और बरौनी, ये असम एक राज्य है, भारत का पूर्वी राज्य है, और बरौनी ये बिहार में अवस्थित है। तो नहरकटिया नहरकटिया आप लोग जानते हैं ये असम में डिब्रूगढ़ के आसपास है, जहां तेल खदान है, यहां से तेल की प्राप्ति होती है। यहां तेल अशुद्ध अवस्था में मिलता है इस नहरकटिया में। और बरौनी जो है वो परिष्करण केंद्र है, परिष्करण शाला है यहाँ पर, अर्थात कच्चे तेलों को इस बरौनी को रिफाइनरी के नाम से जाना जाता है, बरौनी रिफाइनरी भी कहा जाता है। यहाँ इस तेल को शुद्ध किया जाता है। तो बरौनी नहरकटिया से बरौनी तक, अब आप इसको मानचित्र के माध्यम से समझ लीजिए, आप देख रहे हैं ये भारत के पूर्वी राज्य है, लगभग यहाँ पर ये नहरकटिया अवस्थित है और नहरकटिया से अंडरग्राउंड मार्ग से इसको बिहार के बरौनी तक, ये नहरकटिया हो गया। इसको आप यहाँ देख लीजिए, कभी कभी दर्शाने के लिए भी पूछ दिया जाता है मानचित्र पर, तो आप इसे भी, और ये बरौनी, ये बिहार में अवस्थित है बरौनी। बाद में इसका विस्तार जो है कुछ और आगे तक कर दिया गया, हल्दिया तक कर दिया गया, और 1986 ईस्वी में इसको बढ़ाकर आगे कानपुर तक ले जाया गया। तो इसके माध्यम से अशोधित पेट्रोलियम, आपको बताया कि यहाँ तेल कुआं है और यहाँ रिफाइनरी है, इसके माध्यम से यहाँ तक तेल पहुंचता है और फिर परिष्करण अर्थात शुद्ध होकर के ये अन्य जगहों पर भेजा जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण और ये पहली पाइपलाइन थी। इसका जो निर्माण हुआ था वो भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीन एक संस्था गठित कराई गई जिसका नाम आया OIL। ऑयल क्या कहा गया, आप जानते हैं ऑयल से क्या संबंध होता है, तेल से, और इसी के नाम पर एक संस्था भी गठित कर दी गई OIL अर्थात ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1959 ईस्वी में हुई थी, 1959 में हुई थी। और इसके माध्यम से अर्थात यही कंपनी इस नहरकटिया से बरौनी तक की जो पाइपलाइन थी इसको बिछाया गया था और ये 1964 ईस्वी में तैयार हो गया था। तो बहुत सारे बात आप इससे जान गए, एशिया नहीं बल्कि भारत नहीं एशिया की भी ये सबसे पहली पाइपलाइन हो गई। किसके द्वारा बनाया गया, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था। ऑयल इंडिया लिमिटेड का गठन 1959 ईस्वी में, ये नहरकटिया बरौनी पाइपलाइन तैयार हो गया 1964 ईस्वी में, और बरौनी से कानपुर तक का जो इसका विस्तार किया गया था वो 1986 ईस्वी में। तो ये महत्वपूर्ण पाइपलाइन हो गई जिसके बारे में बहुत जगह पर प्रश्न आता है, आप इसको अच्छे तरीके से जानने का प्रयास कर लें।
दूसरा पाइपलाइन है HVJ पाइपलाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न जो आया है वो यहीं से आया है, HVJ पाइपलाइन से। तो आप HVJ पाइपलाइन को समझने का प्रयास कर लें, नाम से क्लियर हो रहा है। देखिए HVJ ये क्या है, ये 3 टर्म है। H से हो जाएगा, ये देख लीजिए यहां पर एक जगह है जिसका नाम है हजीरा, ये गुजरात में है, तो ये H से हो गया हजीरा। और इसके बाद एक जगह है जिसका नाम है विजयपुर, तो ये आ गया V, H आ गया V। और इसके बाद एक जगह है J से जिसका नाम आता है जगदीशपुर। तो 3 नाम आ गए HVJ से। HVJ के 3 नाम क्या क्या आ गए, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। इसके माध्यम से आप देख रहे हैं यहां पे लिखा हुआ है किसका परिवहन किया जाता है, तो प्राकृतिक गैस का। तो हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, इसको आप कह सकते हैं गैस पाइपलाइन। ये भारत के मानचित्र पर भी आप इसको देख लिए, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। इसके बारे में जो जानकारी है आप इसको नोट करने का प्रयास कर लें कि यह पाइपलाइन जो है ये लगभग 1730 किलोमीटर की है। बाद में इसका और भी विस्तार किया जा रहा है, क्योंकि इसको एक तरफ बरौनी तक और दूसरी तरफ इसको दिल्ली तक फैलाने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। तो ये इस पर कुछ काम हद तक चल भी रहा है। इस पर लगभग 1700 करोड़ रुपए की लागत आई और यह भारत के 5वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल लगभग 1974 से 1979 के बीच रहा, उस समय ये गैस पाइपलाइन जो है ये बिछाई गई। तो कहां से कहां तक, HVJ से क्या क्लियर हो गया, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। किसके लिए है, गैस पाइपलाइन के लिए है। गैस का परिवहन किया जाता है इसके माध्यम से, और यह भारत की जो है सबसे लंबी तो है ही, यह विश्व की सबसे लंबी, इसके लिए जो एक फैक्ट है, जो HVJ पाइपलाइन जो है यह विश्व की सबसे लंबी भूमिगत अर्थात जमीन के नीचे बिछाई गई पाइपलाइन है। तो आप यहां से एक प्रश्न यह भी नोट कर सकते हैं जो कई बार कई जगह पर पूछा जाता है कि HVJ पाइपलाइन जो है वो विश्व की सबसे लंबी भूमिगत पाइपलाइन है। कहां से कहां तक जाता है, तो गुजरात से उत्तर प्रदेश, गुजरात में जगह है हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में, तो यहां तक ये जाता है। इसका निर्माण 1974 से 1979 के बीच किया गया। दूरी लगभग 1730 किलोमीटर है और इसको बनाने में लगभग 1700 करोड़ रुपए खर्च आए। इतना सारी जानकारी देने से आपका एक नोट्स बन जाता है। तो ये हो गए 2 प्रमुख। इसके बाद आइए और भी बहुत सारे जो आपको यहाँ एक सूची दी जा रही है, इसमें आप देख लीजिए। एक है हल्दिया मथुरा, यह भी पाइपलाइन मार्ग है। इसके माध्यम से किसका परिवहन किया जाता है, तो अशोधित पेट्रोलियम। अशोधित का मतलब कि जहां से निकला और जहां जाकर रिफाइन में शुद्ध होता है वो। तो हल्दिया मथुरा अशोधित पेट्रोलियम। उसके बाद हल्दिया से बरौनी, यहां भी अशोधित पेट्रोलियम। उसके बाद जामनगर लोनी, ये जामनगर भी गुजरात का जगह है, लोनी उत्तर प्रदेश का जगह है, जहां से दिल्ली तक इसका विस्तार किया जा रहा है। ये रसोई गैस के लिए फेमस है। इसके लिए जामनगर लोनी रसोई गैस के लिए फेमस है। तो ये भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि कौन सा परिवहन, तो आप इसको नोट करके एक अच्छा सा नोट्स बना सकते हैं। हम लोग पहुंच गए जामनगर लोनी, ये रसोई गैस के लिए फेमस है। फिर है कांडला भटिंडा, ये भी गुजरात के जगह है, और भटिंडा ये पंजाब में पड़ता है। यहां जो बाहर से जो क्रूड ऑयल आते हैं, तेल या डीजल आते हैं, तो उसको परिवहन कराया जाता है। कहां से, कांडला। आप जानते हैं कि कांडला जो है वो क्या है, एक बंदरगाह भी है यहां पर। तो यहां पर जो तेल आते हैं, डीजल आते हैं, उसको भटिंडा तक पहुंचाया जाता है। तो कांडला भटिंडा आयातित डीजल के लिए हो गया। फिर सलाया, ये भी गुजरात का जगह है, और यहां से मथुरा, आप जानते हैं कि मथुरा एक रिफाइनरी है, परिष्करण केंद्र है, तो यहां तक पहुंचा जाता है। यहां भी अशोधित पेट्रोलियम अर्थात शुद्ध नहीं है, सलाया से कहां, मथुरा परिष्करणशाला को पहुंचाया जाता है। यह भी भारत का एक प्रमुख पाइपलाइन मार्ग है। फिर है मुंबई और मथुरा। आप जानते हैं कि मुंबई के बगल में मुंबई हाई, ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार। मुंबई हाई, मुंबई से अंदर समुद्र में अरब सागर में एक केंद्र है जहां से बहुत बड़े मात्रा में जो है क्या होता है, पेट्रोलियम पदार्थों का और प्राकृतिक गैस खासतौर से इसका भी क्या होता है यहाँ से
उत्खनन होता है और उसके बाद इसको नज़दीकी जो भी कुछ परिष्करण केंद्र है वहां तक पहुंचाने के लिए, तो मुंबई हाई से निकालने के बाद इसको कहाँ लाया गया, मुंबई तट पर, और मुंबई के बाद इसको मथुरा होते हुए अलग अलग जगहों पर। तो ये आप जान गए मुंबई मथुरा, ये क्या हो गया, यह भी एक अशोधित पेट्रोलियम का पाइपलाइन मार्ग बनाया गया है। फिर मुंबई सिकंदराबाद, यहाँ ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शुद्ध पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है यहाँ से, मुंबई से सिकंदराबाद शुद्ध पेट्रोलियम हो गया। फिर एक जगह है हजीरा और बीना, ये जो है ये निर्माणाधीन है और यहाँ से भी आयातित पेट्रोलियम जो अशुद्ध अवस्था में आते हैं उसका परिवहन किया जाएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक पाइपलाइन है जिसका नाम है कुद्रेमुख मंगलोर, ये कर्नाटक राज्य में अवस्थित है और यहाँ देख लीजिए किसका परिष्करण होता है, यहाँ लौह अयस्क का परिष्करण होता है, क्या कहते, लौह अयस्क का परिवहन किया जाता है। कुद्रेमुख और मंगलोर कर्नाटक में अवस्थित है और अभी तक हम लोगों ने रसोई गैस या डीजल शुद्ध या अशुद्ध इसका परिवहन देखे, यहां पर जो है लौह अयस्क का, अब समझेंगे कि लौह अयस्क का परिवहन कैसे होगा। तो लौह अयस्क को पिघलाकर उसे द्रवित कर दिया जाता है और तत्पश्चात उसे क्या किया जाता है, पाइपलाइन मार्ग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा जाता है। बहुत सारे जगहों पर, खासतौर से राजस्थान में एक फास्फोरस को भी परिवहन करने के लिए एक पाइपलाइन बिछाई गई है, सांद्र फास्फोरस, उसको ये राजस्थान में बनाया गया है। तो आज जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है तो बहुत से ठोस पदार्थों को भी, चूंकि इसके लाने जाने में क्या होती है, अगर एक बार मार्ग बिछ गई तो बड़े आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया जाता है। तो ये जो कुछ प्रमुख मार्ग थे इसका हम लोगों ने अवलोकन किया। यहां पर बहुत से डॉट्स क्लियर हो गए होंगे आपके। जो प्रश्न आता है वो आप जान लीजिए मुख्य रूप से, वो पहले और दूसरे जो पाइपलाइन मार्ग थे, नहरकटिया बरौनी वाला और एचवीजे, ये एचवीजे को आप लोग जरूर कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये विभिन्न एग्जाम व्यू से आपके सामने ये कुछ मार्ग रख दिए गए हैं। 10वीं स्तर के विद्यार्थी अगर हैं तो आप वो सिर्फ नहरकटिया और एचवीजे के कर लें तो ये आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। 12वीं के स्तर के विद्यार्थी ये सब का एक बार जरूर अवलोकन कर लें, इसको नाम को दिमाग में रखें। और कंपटीशन की तैयारी करने वाले अगर देख रहे हैं तो उनके लिए ये चीज जो है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से कई जगहों से घुमा फिरा करके कई रूप में प्रश्न किए जाते हैं, तो आप इसका अवलोकन करें। अब 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड के छात्र हैं उनके लिए कुछ प्रश्न कर दिया जाता है, वो है पाइपलाइन परिवहन के लाभ और हानि से जुड़े हुए कुछ पॉइंट। तो आइए अब हम लोग इसका एक बार अवलोकन कर लेते हैं कि पाइपलाइन जो परिवहन है उसके पाइपलाइन परिवहन के लाभ, ये क्या पॉइंट होता है, इससे बहुत बार प्रश्न आया है। तो हम लोग इसको एक बार देख लें कि पाइपलाइन परिवहन जो है, आप तो जान गए, अभी तक इसके बहुत से पहलू को हम लोगों ने देखा। अब इसके पहलू में देख लीजिए कि पाइपलाइन परिवहन के लाभ क्या होगा। तो द्रवित जितने भी पदार्थ हैं, अर्थात तरल पदार्थों के परिवहन में क्या होती है, आसानी होती है। अर्थात जितने भी, आज तो आपने देख लिया कि इसके माध्यम से अब आपके शहर में भी बहुत सारी जगहों पर जल जो है, दूध है, रसोई किचन तक आज तो प्रयास किया जा रहा है कि हर बड़े बड़े शहरों में तो शायद शुरू भी हो गया है, और इसके माध्यम से रसोई गैस को आपके किचन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। तो यह परिवहन के माध्यम से आधुनिकतम व्यवस्था में तरल पदार्थों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। दूसरा कि अगर इसका मार्ग एक बार बन गया, मार्ग बनाने पर कई वर्षों तक परिवहन का कार्य किया जाता है। एक बार अगर मार्ग बिछ गया तो वो कई वर्षों तक इस पर किया जाता है। तीसरा, मार्ग बिछाने में आसानी। अगला देख लीजिए, प्रदूषण, सबसे जो महत्वपूर्ण व्यवस्था है इसमें कि प्रदूषण का जो है, प्रदूषण में कमी, इसके माध्यम से पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से प्रदूषण का तो कहीं कोई नामो निशान ही नहीं होता है, क्योंकि पाइपलाइन बिछाई जा रही है, आप एक जगह से दूसरे जगह भेज रहे हैं तो इसमें कोई नहीं। इसमें इस परिवहन के माध्यम से दुर्घटना
जो रोड एक्सीडेंट होती है इसका क्या होता है, इसमें कमी आ जाती है, क्योंकि ये किसी भी आपके किसी भी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात कि ये जगह जो महत्वपूर्ण जगह होते हैं ये इसको नहीं बर्बाद करता है। यह या तो भूमिगत होता है या कहीं उस तरह के जगहों से बिछाया जाता है जहां पर बहुत महत्व की कार्य नहीं हो रही होती है। तो ये बहुत से इंपॉर्टेंट बात आप इसके माध्यम से नोट कर लिए जो पाइपलाइन परिवहन के लाभ को दर्शाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स अगर आप इसको नोट करके इसको डील कर दें तो ये आपका नोट्स बन जाता है और यहां से कुछ प्रश्न उठाए जाते हैं। तो ये हो गए पाइपलाइन परिवहन के लाभ। अब इस तरह से अगर कभी प्रश्न आ जाए कि पाइपलाइन परिवहन के कुछ हानियां क्या है, तो पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से हानि होती है। हानि के रूप में आप जान सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कांड हो गया था भोपाल गैस त्रासदी। ये इसी गैस परिवहन के कारण हो गया कि पाइपलाइन के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह तक जहां स्टोर हो रहा था ये भीषण हो गई थी, जहां मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का जो है रिसाव हो गया था और पूरे शहर लगभग जो है वो काफी दिनों तक प्रभावित रहा। तो इसके तो एक सबसे बड़ी ये हो गई कि अगर कहीं रिसाव हो जाता है तो फिर इसको संभालना मुश्किल हो जाता है। दूसरा कि यह हर जगह संभव नहीं हो सकता, ठीक है, इसमें पूंजी की भी जरूरत हो जाती है। इसके अलावे आप इसके माध्यम से जो है कहीं कहीं प्रेशर का अभाव हो जाता है तो ये सही जगह पर नहीं पहुंच पाता है। तो इस तरह से कुछ आप इसके हानियों को दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार आशा है कि पाइपलाइन परिवहन से जुड़े जो कुछ तथ्यात्मक पहलू थे इसको लगभग कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। फिर भी अगर इसमें से कुछ टॉपिक आपको छूट रहा हो तो ये काफी कंप्लीट नहीं हो सकता है। आप एक बार बुक के माध्यम से और उस पर जो अभ्यास के प्रश्न दिए रहते हैं आप उसको जरूर अपने माध्यम से हल करने का प्रयास करें और उसमें जो सहयोग हो उस वीडियो के माध्यम से या अन्य स्रोत के माध्यम से भी लेकर आप उसको करने का प्रयास करें और खुद के शब्दों में लिखने का प्रयास करें। तो आपका नोट्स कई दिनों तक के लिए और एक बार यदि आपके दिमाग में सेट हो गया तो आप उसको कभी भूलेंगे नहीं। इसलिए एक बार से मुझे नहीं लगता कि ये क्लियर हो पाएगा, तो आप 2 बार 3 बार अवलोकन कर लें इसका और उसके बाद अपने स्तर से अपने शब्दों में नोट्स बना लें तो आपको फिर आपके लिए वो टिकाऊ हो जाएगा। तो मेरा विश्वास है कि आप इस आधार से यदि इसकी तैयारी करें या अन्य वीडियो की भी तैयारी करें तो आपका नोट्स काफ़ी दिनों तक के लिए और इस माध्यम से यदि आप तैयारी करें तो आने वाले जब आप 10th या 12th करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दौर में शामिल होंगे तो ये चीज़ आपको काफ़ी वहाँ पर मदद देगी और वहाँ फिर आप इस चीज़ों को खोजेंगे। तो इन्हीं प्रयासों के साथ मैं आप लोगों के बीच पुनः नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी हम तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।